हैं जैसा कि मैंने बताया आपको, इसको इकोनॉमिक्स को मैंने दो पार्ट में बनाया था। पार्ट वन में मैंने ये आपसे ये डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली, जिसमें हम क्या कवर करते हैं, एफडीआई के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, राइट। इसके अलावा से इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या है, फॉरेक्स रिजर्व क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी और जो भी पीवाईक्यू पूछे गए थे, उसको कैसे कवर करना है, और प्लस उसका आंसर भी मैंने आपको बताया था। राइट, आंसर इसलिए जरूरी था कि आपको अगर क्वेश्चन रिपीट होता हो तो वहां से क्वेश्चन बनाने में मुश्किल नहीं होगी। आज हमारा दूसरा सेक्शन और ये कंप्लीट होगा कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना कैसे है। इसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स इंडेक्सेस, पॉवर्टी डेवलपमेंट। इसके अलावा से फिर स्कीम कैसे पढ़ा जाएगा, स्कीम के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्या जो यूजुअली स्कीम दिया रहता है मैगजीन में, जो जनरल मैगजीन है जो आप लोग यूजुअली फॉलो करते हैं, एडुटेरिया स्त्री कोई भी मैगजीन, क्या उससे काम हो जाएगा या फिर आपको और डिटेल पढ़ने की जरूरत है। बिहार इकोनॉमिक्स कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्या उसके लिए भी इतनी डिटेल में आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत है। इन तमाम पहलुओं पे आज डिस्कस करने वाले हैं, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है एएसओ प्री में इस बार पूछा गया था, वो बेस ईयर रिवीजन से रिलेटेड था। पूछा गया द बेस ईयर ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हैज बीन रिवाइज्ड टू। राइट, इसका आंसर होता है 2022-23, 23-24, 23-24 और 2022-23 रिस्पेक्टिवली। यानी जीडीपी का नया बेस ईयर कितना है, 22-23 है। उसी तरीके से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी नया बेस ईयर क्या है, 2022-23 है। ठीक है, और सीपीआई का क्या है, 2023-24 है। एग्जाम में क्या होता है कि आपको कई बार सिर्फ ये 2024 लिखा रहेगा, तो भी आंसर सही होता है। राइट, कहाँ दिया गया है? देखिए, एक सर्वे में ये दिया गया है पेज नंबर 22 पे, रीबेसिंग मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर फॉर चेंजिंग इकोनॉमी। राइट, दूसरा चीज सीपीआई और इस तरीके के इंडेक्स से रिलेटेड जो भी आपसे चीज पूछी जाती है, वो ये है कि सबसे पहले कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है। ठीक है, अलग अलग इंडेक्स अलग अलग संस्थाएं जारी करती हैं, तो वो कौन सी संस्था है जो सीपीआई जारी करती है, वो कौन सी संस्था है जो डब्ल्यूपीआई जारी करती है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और उसी तरीके से इंडेक्स, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईपी कौन जारी करता है, जीडीपी कौन रिलीज करता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा मेजर डिफरेंस आपको सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच में होना चाहिए कि सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है। सर्विस सेक्टर किस में कवर किया जाता है, ये एक्सक्लूसिवली यूपीएससी बीपीएससी में कई बार सवाल पूछे गए हैं कि सीपीआई में सर्विस सेक्टर कवर होता है या नहीं होता है, तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर से, अभी डब्ल्यूपीआई और सीपीआई की मेथोडोलॉजी और इसके बास्केट को अपडेट किया गया है, तो आपको इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि नया बास्केट में कौन से आइटम को शामिल किया गया है, वेटेज क्या दिया जाता है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। राइट, और फिर जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। ये कम से कम बेसिक टर्मिनोलॉजी है, आपको पता ही होना चाहिए। इसके लिए बहुत इजी सोर्स है, क्लास 11 और क्लास 12 में जो चैप्टर, जो बुक के सबसे एंड में ग्लॉसरी दिया रहता है, जहाँ पे टर्म को एक्सप्लेन किया रहता है, बस उतना भी पढ़ लेंगे आपका तो भी हो जाएगा। तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड आपको बेसिक सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी के बेस से रिलेटेड आपको पता ही होना चाहिए। राइट, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, आप वीडियो पॉज करके उसे देख सकते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था 69 बीपीएससी में पूछा गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ concept इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ प्रोसेस विच इनेबल। ऑप्शन ए है इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्युमुलेट मोर कैपिटल, किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करना, ज्ञान में वृद्धि करना, कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। देखिए, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे आपको पता है कि किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए कैपिटल चाहिए, राइट। तो हम क्या कहते हैं कि भाई देखिए, ये क्या है कि ये फिजिकल कैपिटल हो सकता है या फिर इकोनॉमिक। जैसे फिजिकल कैपिटल क्या है कि आपके पास लैंड है, राइट, आपके पास मिनरल्स हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है कि अपने पास इकोनॉमिक कैपिटल होते हैं। इकोनॉमिक कैपिटल क्या है कि आपके पास पैसे हैं कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए। इसी आधार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब शुरू किया गया, अमर्त्य सेन और महबूब अल हक जैसे इकोनॉमिस्टों ने ये कहा
कि जैसे किसी भी देश के विकास के लिए इकोनॉमिक कैपिटल जरूरी होती है, वैसे ही उस देश के विकास के लिए उतना या उससे ज्यादा रिलेवेंट ह्यूमन कैपिटल है, राइट। तो ह्यूमन कैपिटल का बेसिक मतलब ये होता है कि इंसान की जो भी क्षमता है उसको फुल्ली डेवलप किया जा सके, ताकि वो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में अपने पूरे तौर पे योगदान दे सके, राइट। तो ह्यूमन की क्षमताओं को विकास कैसे किया जा सकता है? आपको पता है कि उन्हें एजुकेशन दिया जाए, उन्हें अच्छी हेल्थ दी जाए, राइट, उनको फिर स्किल दिया जाए। इससे क्या होगा, उनकी क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी। तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन 4 सही है कि देश में लोगों के ज्ञान, कौशल, स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि। फिर ऑप्शन 3 भी सही है, कौशल, स्तरों में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, यानी 2, 3 और 4 ऑप्शन में होना चाहिए। नहीं दिया है तो एटलीस्ट 4 आपके ऑप्शन में होना चाहिए। और 4 क्या करता है, ज्ञान, कौशल, स्तर सबको शामिल कर लेता है। ओके, सो विल गो विथ ऑप्शन 4। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखिए, क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोगों को एक काम और करना है कि जब भी आपको पेपर मिले, आपको पहले मिल जाता है 10 से 15 मिनट, आप ध्यान से पढ़िए पेपर क्या कहता है। पेपर अपने इंस्ट्रक्शन में सिंपल कहता है कि अगर आपको सिमिलर क्वेश्चन के ऑप्शन मिलेंगे तो उसमें जो अप्रोप्रिएट है, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, आप उसे ऑप्शन चुनेंगे। यानी ये भी हो सकता है कि जब से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सही हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट हो क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, वो उसको आपको आंसर देना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 भी ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 भी ठीक है और ऑप्शन नंबर 4 भी ठीक है, राइट। लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है, जो लोगों के ज्ञान, कौशल, स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर 4। इसका सोर्स क्या है? देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक बहुत इकोनॉमिक्स का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, राइट। इसे कहाँ कवर किया गया है? सीईआरटी क्लास 11, ठीक है, चैप्टर 5 है, जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में ही बात हो रही है। वहां से आपको इस चीज को करने की जरूरत है, ठीक। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन द पीपल, एजुकेशन भी शामिल है, हेल्थ भी शामिल है, ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग है, माइग्रेशन भी है। देखिए, माइग्रेशन इन द सेंस कि माइग्रेशन इनेबल करता है आपके प्रोडक्टिव कैपिटल का बेटर यूटिलाइजेशन। ओके, जैसे मान लीजिए कि कोई एक लड़का है जो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन आपके गांव में फैसिलिटी नहीं है, सो माइग्रेशन इनेबल कि वो जाए शहरों में, जाके पढ़े और पढ़ के अपनी क्षमताओं का विकास करे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 71 बीपीएससी में पूछा गया, जो कि बहुत ही मुश्किल सवाल था। यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी मापन, कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधित्व के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। शिक्षा और ज्ञान के अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है। इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी शामिल है। एग्जाम में जब भी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जो बिल्कुल भी आपको पता नहीं लग रहा हो, तो अभी हाल फिलहाल में जब से नेगेटिव मार्किंग वो भी 1/3 इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं करिए, राइट। लेकिन अगर आपको मान लीजिए थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है कि अच्छा, कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर क्या होते हैं, देखिए, तो पॉवर्टी को दूर करने के कई सारे उपाय बताए गए, जिसमें अमर्त्य सेन का भी एक उपाय है, राइट। अमर्त्य सेन क्या कहते हैं? अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि पॉवर्टी बेसिकली क्या है, कि ह्यूमन कैपेबिलिटी को कम करती है, राइट। तो ह्यूमन अगर कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे तो वो ह्यूमन चॉइसेस को बढ़ाएगा, और जब ह्यूमन चॉइस बढ़ेगा तो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी बढ़ेगी, राइट। और इससे क्या होगा, जब इकोनॉमिक कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो उसकी पॉवर्टी कम होगी, उसकी गरीबी कम होगी, ठीक। तो इसीलिए कैपेबिलिटी अप्रोच क्या कहता है, वो ये कहता है कि मानव की क्षमता को आप विकास करिए, उसे आप ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप उसे फ्रीडम दीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप उसे चॉइसेस दीजिए। इसके बारे में बात हो रही होती है। ओके, अब आइए इसके आधार पे देखते हैं, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट, सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है, ये बात ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। शिक्षा और ज्ञान के अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है, या पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है, ये गलत है, राइट। क्योंकि देखिए, कैपेबिलिटी अप्रोच जब डेवलप हो रहा था तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें जो सबसे मार्जिनलाइज थी उसके बारे में भी फोकस किया जा रहा था। सबसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी भारतीय कॉन्टेक्स्ट में कौन थी? वुमेन थी, राइट। तो
तो वो उस पे स्पेशल फोकस कर रहा था, पुरुषों पे नहीं। तो दो आप एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन दो एलिमिनेट हो जाएगा। तो मोर देन वन ऑफ द एबव वैसे भी नहीं होना है, दो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब ये दिया क्या, इसका सोर्स क्या है, क्या किसी भी बुक में दिया है, इकोनॉमिक सर्वे में दिया है? नहीं, एकदम ही रैंडम क्वेश्चन है, कोई इसका लॉजिक नहीं बनता था पूछने का। देखिए, पहली बार इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1996 में। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, as per NFHS National Family Health Survey 5 data, which of the following state record less than 6% of population as multidimensionally poor in 2019-20? राइट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 6% से कम बहुआयामी गरीबी किस राज्य में है? 25-26 के इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, पेज नंबर शायद मैं लगाना भूल गया हूँ, लेकिन आप चेक कर सकते हैं 25-26 के इकोनॉमिक सर्वे में। जब भी आप अपने पीडीएफ में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सर्च करेंगे तो ये आपको ग्राफ मिल जाएगा। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि 2022-23 में कितने राज्य हैं जो 6% से कम आया है वहां पे। देख लीजिए, तमिलनाडु है, केरल है, ठीक है, ये वाला इलाका कर्नाटका का है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, ठीक है, उसी तरीके से ये लद्दाख का इलाका है, जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, तो और ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। इन तमाम जगहों पे 6% से कम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। यानी ऑप्शन में हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाता, जम्मू कश्मीर हो जाता, तो मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एईडीओ फेज 3 के एग्जाम में पूछा गया, which of the following indicate that India is fastest growing, या India is a fast growing economy? Policy reform, digital transformation, increasing FDI, all of the above? राइट, देखिए ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए कोई भी आपको सोर्स नहीं मिलेगा, किसी बुक में डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ये आपको खुद से डिकोड करना है कि जब भी किसी भी देश में, या कोई भी हम कहते हैं कि किसी भी रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बिहार को लीजिए, हम जब कहते हैं कि बिहार जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ क्या क्या चीजें हो रही हैं। पहली बार आप ये देखेंगे कि पहले बिहार में जितने भी सर्विसेज थे मैनुअल तरीके से होते थे। जैसे आपको कास्ट बनाना है तो ब्लॉक जाके बनवाना पड़ता था, अब क्या हो गया, डिजिटल हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब स्टेट डेवलप हो रहा है, अच्छा डेवलप का यहाँ कॉन्सेप्ट रिलेटिव है, तो उसमें क्या है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन होना चाहिए। ओके, सेकेंड चीज, कि क्या जब हमारे यहाँ ग्रोथ हो रही है, तो सॉरी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चाहिए, क्या ग्रोथ हो रही है तो पॉलिसी में रिफॉर्म भी आ रहा है या पॉलिसी पहले जैसे है? आप खुद देखेंगे सरकार नई नई पॉलिसी आ रही है, सरकार लैंड एक्विजिशन के लिए नई पॉलिसी लाई, सरकार डाटा सेंटर के लिए पॉलिसी लाई है, सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए पॉलिसी लेके आई है। तो ये क्या है, पॉलिसी में भी रिफॉर्म हो रहे हैं, राइट। तो डेवलपमेंट का एक इंडिकेशन ये भी है कि पॉलिसी में भी आपको रिफॉर्म देखने मिलेगा, तो पॉलिसी रिफॉर्म भी होना चाहिए। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आप ये भी समझ सकते हैं कि देश में या किसी भी राज्य में, राइट, राज्य के स्तर पे आप देखेंगे तो क्या बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और देश के स्तर पे क्या विदेशों से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो विदेशों से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, राइट। सो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तो आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बस बेसिक कॉमन सेंस की डिमांड करते हैं। इन यूपीएससी और बीपीएससी के सिलेबस में एक टर्म आपको मिलेगा कि जनरल अवेयरनेस अबाउट योर सराउंडिंग, ठीक, ये एक टर्म मेंशन, उसका यही मतलब है कि आपको अवेयर होना है, आपको हर चीज किताबों में नहीं मिलने वाली है। ओके, इसके अलावा फिर इंडिया की जीडीपी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि अभी इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड की कितने नंबर की जीडीपी है। एडीओ का सवाल है, क्वेश्चन ये है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को निम्नलिखित में से किस में शामिल किया गया है, यानी किस एक रिपोर्ट का हिस्सा जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, राइट। और इसके अलावा क्या है कि अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है कि इंटरनेशनल करंट अफेयर कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है, पॉलिटी के करंट अफेयर कैसे पढ़ने हैं, साइंस का करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, 3 सेपरेट शॉर्ट शॉर्ट वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, राइट। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा इंडस्ट्री एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग, इससे टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया एसओपी में, औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष किस वर्ष अपनाया गया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एडॉप्टेड इन, आंसर होता है इसका 1956। कहाँ दिया गया है? एनसीईआरटी में दिया गया है, राइट। और ये कौन सी एनसीईआरटी है? क्लास 11th की। इसके अलावा खैर ये तो आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, तो इस एक क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने देखा कई सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे इकोनॉमी में पूछे गए हैं, कई सारे टर्मिनोलॉजी पूछी गई है, कई सारे
डायरेक्ट कोट पूछे गए हैं, तो उसके लिए अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो फिर लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये आपको करना पड़ता है। इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसने पहली बार जो है जितनी इंडस्ट्री थी उसको 3 शेड्यूल में बांटा था। शेड्यूल ए की इंडस्ट्री में स्टेट मोनोपोली थी, यानी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकार यानी जो भी सरकारें हैं सिर्फ वही उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती हैं, वही नया ब्रांच खोल सकती हैं। जैसे क्या क्या शामिल किया गया था, रेलवे था, डिफेंस था, एटॉमिक एनर्जी था, कोल था। शेड्यूल बी में आपको मिक्स्ड थे, यानी वहाँ स्टेट और प्राइवेट दोनों खोल सकते हैं, राइट। और शेड्यूल सी में आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए वो रिजर्व था। इसको लेके एक और आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि बिहार में जो सिंदरी फर्टिलाइजर भारत का पहला यूरिया संयंत्र है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एमएसएमई का जीवीए में योगदान 2020-21 से 2022-23 तक कितना बढ़ा है। ऑप्शन ए है 35.6 हुआ है। 2020-21 में ये 30.3 था, 2022-23 में ये 35.6 हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, हाल फिलहाल वाले में 25-26 में। देखिए ये हर साल अपडेट होने वाले डाटा हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे चूंकि एनुअल रिलीज होती है तो वहां पे हर एक डाटा आपको अपडेटेड मिल जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है जो 71 बीपीएससी में पूछा गया था, यहाँ पे 71 होना चाहिए था। 71 बीपीएससी में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री, कि भारत की जो सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट उद्योग है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है। कथन एक था कि भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। ऑप्शन दो था भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और ऑप्शन तीन है भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। देखिए ये काफी इंटिमिडेटिंग क्वेश्चन लगता है, देख के ऐसा लगता है कि यार कहाँ पूछ दिया, पढ़ा नहीं है ना, क्या ज्योग्राफी का इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जिन बच्चों ने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रखा होता है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मोस्ट ऑफ द सीमेंट प्लांट इन इंडिया आर लोकेटेड इन प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल सोर्स। ठीक, स्टेटमेंट तीन यहीं से एलिमिनेट हो जाता है पहली लाइन से। दूसरा, अबाउट 85% ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन स्टेट ऑफ राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। लेकिन हमारे स्टेटमेंट में क्या दिया है, सिर्फ राजस्थान दिया है, राइट, आंध्र प्रदेश दिया, मध्य प्रदेश दिया है, तो ये स्टेटमेंट तो नहीं होगा। तो 87 वाला भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। और फिर तीसरा भी इनकरेक्ट है कि इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, चाइना इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ये स्टेटमेंट भी इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपसे जब कह रहा हूं कि आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जाना पड़ेगा 72 बीपीएससी के लिए, तो आप यकीन जानिए कि आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको देख रहे होंगे कि वीडियो लाने में लेट हो जा रहा है। वजह ये है कि आई एम ट्रेसिंग द सोर्स, कि मैं उसको देख रहा हूँ क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा रहा है। आप वो काम नहीं कर रहे हैं, या तो आप खुद से ये देखिए, या अगर कोई आपसे कह रहा है प्रूफ के जरिए दिखा रहा है तो आप उस पर ट्रस्ट करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडीओ में पूछा गया था कि एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट इज इंडिया शेयर इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। 2.8% आंसर है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71 बीपीएससी से है। क्वेश्चन है भारत में वस्त्र उद्योग के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है वस्त्र उद्योग भारत में विनिर्माण जीवीए में लगभग 11% का योगदान देता है। दूसरा, भारत वैश्विक व्यापार में लगभग 10% हिस्सेदारी के साथ वस्त्र एवं परिधान का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। और तीसरा, भारत का तकनीकी वस्त्र उद्योग वैश्विक स्तर पे 5वें स्थान पे है। आपको सही स्टेटमेंट बताना है तीनों में से कौन सा है। देखिए स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट थ्री सही है, राइट। स्टेटमेंट टू के साथ इशू ये है कि भारत 6th लार्जेस्ट है और हमारी हिस्सेदारी भी जो है वर्ल्ड में वो कम है। कहाँ दिया गया था, देखने में बहुत मुश्किल सा ये लग रहा है, लेकिन दिया कहाँ हुआ था। आप देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे में एक मैन्युफैक्चरिंग को लेके जो चैप्टर है, चैप्टर 8, उसमें दिया हुआ है टेक्सटाइल करके हेडिंग, राइट। वहाँ पे 8.36 जो पॉइंट है वहाँ पे मेंशन किया है कि इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल। ऑप्शन में दिया था फोर्थ, राइट, विथ शेयर ऑफ अबाउट 4%। ऑप्शन में दिया था 10%, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन 3 इनकरेक्ट हो जाता है। Apparel and textile industry contribute close to 2% of GDP and account for about 11% of manufacturing GVA। कि मैन्युफैक्चरिंग जीवीए का apparel एंड टेक्सटाइल जो है 11% बनाता है और ओवरऑल जीडीपी का वो 2% हिस्सा होता है। ओके,
कहाँ दिया है फिर? वहीं इकोनॉमिक सर्वे का ये भी फैक्ट उठा के दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपसे लाइन बाय लाइन इकोनॉमिक सर्वे से उठा के क्वेश्चन पूछ दिए गए, कोई लाइन में चेंज नहीं किया गया। दूसरा, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर जो है परसेंटेज शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इंडिया में, राइट? ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। इसके अलावा कभी कभी हमसे पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रॉप्स में, राइट, मिनरल्स में और मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे सीमेंट के बारे में पूछा, आयरन के बारे में पूछ सकता है। इस तरीके का आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि कौन जो है विश्व का सबसे बड़ा है, राइट? आपको बस एक पता होना चाहिए, इंडिया की रैंकिंग आप याद कर लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, उतना से काम हो जाएगा। आपको टॉप 5 टॉप 4 रटने की जरूरत नहीं है, राइट? सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि जीएसटी जो सुधार हुआ था 2025 में, उसके दो लक्ष्य कौन कौन से थे? तो एक इसने बता रखा है कि एक लक्ष्य तो था रोजगार सृजन यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दूसरा क्या था? अफोर्डेबिलिटी, गरीबी हटाना, एक्सपोर्ट को बूस्ट करना, या ऑल ऑफ द एबव। देखिए, दो ही पूछ रहा है तो ऑल ऑफ द एबव तो नहीं होगा, राइट? अब इसमें से या तो अफोर्डेबिलिटी हो सकता है, पॉवर्टी रिमूवल हो सकता है, या एक्सपोर्ट बूस्टिंग हो सकता है। आप अपनी कॉमन सेंस से भी ये बात बता सकते हैं कि जब जीएसटी रेट में या किसी भी टैक्स रेट में जब कमी की जाती है तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? अफोर्डेबिलिटी पे पड़ता है, यानी लोग अब उस चीज़ को आसानी से खरीद सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा ये एग्जैक्ट लाइन कहाँ दिया गया है? ये एग्जैक्ट लाइन दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। द रिडक्शन ऑफ टैक्स बर्डन ऑन एसेंशियल आइटम सर्विस एंड इमर्जिंग सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू लोअर द कॉस्ट ऑफ लिविंग, इम्प्रूव अफोर्डेबिलिटी। आपसे यही स्टेटमेंट तो उठा के पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एडीओ में पूछा गया है कि एमएसएमई अधिनियम के अनुसार लघु उद्योगों की नवीनतम परिभाषा किस पर आधारित है? आप इसको कमेंट करके बताइए। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कई बार डिस्कस किया जा चुका है, ये क्वेश्चन भी इकोनॉमिक सर्वे से है। अगला हमारा सवाल है, क्वेश्चन बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी के डेफिनेशन पे है, राइट? एक बार आप इसको पढ़ लेंगे खुद से कि क्या है। बेसिक इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसमें कि हुआ ये है कि ये डेफिनेशन बैंक्रप्सी का नहीं, ये डेफिनेशन इंसॉल्वेंसी का है, और ये इंसॉल्वेंसी की जगह पे ये डेफिनेशन बैंक्रप्सी का है, राइट? इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का डेफिनेशन ना ही तो कोई मैगजीन में है, ना ही कुछ है। और ये मुझे लग रहा है कि भारत में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को लेके चर्चा जो है, एनपीए जब बढ़ रहा था, आपको पता है कि बैंकों में जो बैड लोन की समस्या बढ़ रही थी 2016-17 में, तब ये चर्चे में था, और उसी समय जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 लाया गया था। तो उस समय भले ये चर्चा में रहा हो, मैं उतना पुराना नहीं ढूंढने गया। मैं बस 3 साल के अंदर देख रहा था कि जब एग्जाम हुआ है उससे 2 साल पीछे, कोई भी एग्जाम हुआ है उससे 2 साल पीछे क्या खबरों में था या नहीं था, राइट? तो उससे पहले वो खबरों में नहीं था। आप एक बार डेफिनेशन ध्यान से याद कर लेंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि पहला वाला डेफिनेशन जो है वो इंसॉल्वेंसी का है, दूसरा डेफिनेशन जो है वो बैंक्रप्सी का है। अगला क्वेश्चन जो है पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में पूछा गया है, कि उसके बारे में ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इस योजना में आवेदकों की दो श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। स्टेटमेंट 3 है, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील वृद्धि, मतलब ईयर ऑन ईयर जो आपको इंक्रीमेंटल ग्रोथ होता है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ, उस पे 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। और पीएलआई के लक्ष्य श्रेणियों में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर जो है, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर शामिल होंगे, इत्यादि इत्यादि जो भी है, राइट? देखिए, ये आपको कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, ये वाला स्टेटमेंट 1 तो एकदम सही है आपका, प्लस स्टेटमेंट 4 भी हमारा सही है। तो ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे हमारा 1 एंड 4 हो जाता है। अब देखिए, जो भी स्कीम है, एक चीज आप नोट करेंगे कि बीपीएससी और यूपीएससी में यही एक फर्क है कि यूपीएससी में स्कीम को लेके इतने डेप्थ में सवाल नहीं पूछे जाते हैं, राइट? वहाँ कुछ ट्रिकी 2-3 लाइनों में खत्म हो जाते हैं, और स्पेशली आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा मिनिस्ट्री पूछ लिया जाता है, या ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लिया जाता है कि किससे एसोसिएटेड है, आप मिलान कर दीजिए, राइट?
बीपीएससी में स्कीम को लेके आपको एक डिफरेंट अप्रोच रखना पड़ेगा। बीपीएससी में स्कीम में जो है बहुत डिटेल पूछा जा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं वो चारों की चारों बहुत कोर अंदर की बातें हैं, राइट। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि पीआईबी जितने भी हैं, आपको पीआईबी पढ़ना कैसे है, बेसिकली मान लीजिए आपने करेंट अफेयर में जो भी स्कीम पढ़ा, स्कीम का नाम आया, उसको जाना है और पीआईबी से उसको पढ़ लेना, आपको खुद से सर्च करना है बस उन्हीं स्कीमों को जो करंट की मैगजीनों ने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट में हमारा स्वामित्व योजना के बारे में है कि स्वामित्व योजना के बारे में कौन सा कथन सही है कि यह खनन मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक सेंटर सेक्टरल स्कीम है। दूसरा, यह योजना CORS नेटवर्क की तहत जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास करती है। CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। और चौथा, भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों आबादी के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल करती है, राइट। अब देखिए, आपको अगर नहीं पता हो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का है या नहीं है, आपसे आपको बस अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछना था कि ग्रामीण बस्तियों से रिलेटेड कोई भी स्कीम अगर भारत में चलेगा तो वो कौन चलाएगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस चलाएगा या रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाएगा, कौन चलाएगा? वो ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाएगा। इसका स्टेटमेंट यानी एक इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो एक हम इनकरेक्ट कर देते हैं। हमें पता है कि चौथा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाता। राइट, कहाँ दिया गया है आप यहाँ पे देखेंगे, स्वामित्व स्कीम के बारे में पीआईबी में दिया गया है, लॉन्च अप्रैल 2020 में किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा किया गया। कौन अभी इम्प्लीमेंट करती है? सर्वे ऑफ इंडिया नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर सर्विसेज, वो इम्प्लीमेंट करती है। क्या करना है? बेसिकली आबादी इलाके का ड्रोन सर्वे करना है, उसका मैप बनाना है। यहाँ पे आप देखेंगे उसके कंपोनेंट क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन कोर्स नेटवर्क। आपसे पूछा गया था कि कोर्स का क्या फुल फॉर्म होता है, उन्होंने क्रॉस रेफरेंसिंग कुछ लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या है, क्रॉस रेफरेंसिंग नहीं है, कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन है, राइट। आप देख सकते हैं +5 सेंटीमीटर वाला नहीं दिया है, लेकिन बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें आपको मिल जाएंगे एग्जैक्टली हूबहू। भारतमाला परियोजना के बारे में कि भारतमाला परियोजना जो है 31 अक्टूबर 2024 तक सबसे सर्वाधिक निर्मित सड़क किस राज्य में है? आंसर वैसे इसका राजस्थान होता है। कहाँ दिया गया है? ये भी पीआईबी का सवाल है, इकोनॉमिक सर्वे में इसे भी नहीं दिया गया है। यहाँ पे बाकी मैंने टॉप 10 लगा रखी है, उसके अलावा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है, तो एटलीस्ट टॉप 3 स्टेट के नाम आपको याद होने चाहिए। भारतमाला फेज परियोजना शुरू कब हुई थी? आपको इसका ईयर याद होना चाहिए। ठीक है, अभी इसका टारगेट क्या था शुरू में? तो फेज 1 में 34,800 किलोमीटर का टारगेट था, अभी एक्सपैंड करके 65,000 किलोमीटर रोड बनाने का ये रखा गया है। नेक्स्ट सवाल 71 बीपीएससी में पूछा गया किसान ऋण पोर्टल के बारे में। किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ के पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? देखिए, इस क्वेश्चन पे भी बहुत कॉन्टेस्ट था कि कहाँ क्या होगा इसका आंसर, किसान कहाँ नाबार्ड को देते हैं, किसान कहाँ रिजर्व बैंक को देते हैं, जो भी है। इकोनॉमिक सर्वे में आपको दिया गया है 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे, obvious सी बात है, हमारा एग्जाम बीपीएससी के 25 में हुआ है, तो उसके पहले यही एक सर्वे आया हुआ था। पेज नंबर 259 पे आप देखेंगे किसान ऋण पोर्टल के बारे में दिया हुआ है कि लॉन्च इन सितंबर 2030 में प्रीवियसली बैंक हैड टू सबमिट क्लेम टू इंटरेस्ट सबमिशन एंड प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव मैनुअली टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड, राइट, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट डिले इन ऑल। तो भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड, ऑप्शन बी इसका सही था। ठीक है ना, बीपीएससी में इस क्वेश्चन को बहुत बच्चों ने कॉन्टेस्ट भी किया था, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं क्लियरली पेज नंबर 259 पे मेंशन है कि उसके पहले बैंक कहाँ क्लेम सबमिट करते थे। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिशन लाइफ के बारे में कि विथ रेफरेंस टू लाइफ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कि यह पर्यटन को भारतीय गांवों तक पहुंचाने के लिए है, इसका उद्देश्य टिकाऊ पर्यटन यानी सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना है, यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन है। सिर्फ स्टेटमेंट एक करेक्ट है, राइट। कहाँ दिया गया है? ये भी आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा, पेज नंबर 293 पे क्लियरली मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, ये आपको खुद कमेंट करके बताना है। बस मैं यहाँ पे मैं आपको सोर्स बता दूं, देखिए इकोनॉमिक सर्वे में ऑलरेडी चैप्टर 8 में मेंशन है कि इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितनी है और कहाँ से कहाँ तक बढ़ी है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विकसित भारत और क्रिटिकल मिनरल के बारे में है कि द मेन फोकस ऑफ विकसित भारत 2047 इज सेल्फ रिलायंस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फूड सिक्योरिटी थ्रू द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इंडिया इज एक्सप्लोरिंग 1200 साइट टू इंश्योर एक्सेस टू मिनरल्स। राइट, इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है ये देखिए। पीएम मोदी ने जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दी थी उस स्पीच में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि विकसित भारत 2037 का प्रोग्रेस सेल्फ रिलायंस इनोवेशन सिटीजन एम्पावरमेंट एग्जैक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। एनर्जी और सेल्फ रिलायंस के बारे में बात है, 12,000 साइट एक्सेस किया गया है इसके बारे में बात है, तो वहां से ये लिया गया है। राइट, अब इसका नेक्स्ट स्कीम को रिलेटेड एक नया डेवलपमेंट आपको बीपीएससी में देखने वो ये मिला है कि पहले बीपीएससी में स्कीम से रिलेटेड आपने अभी तक जो देखा, जो सवाल नॉर्मल पूछे जाते थे वैसे पूछे जाते थे। अब स्कीम से रिलेटेड एक इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं जिसको ये कहा जाता है कि आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। राइट, कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, इस तरीके से आपको टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज करना है। ये फॉर्मेट जो है यूपीपीएससी का है। राइट, लेकिन अब बीपीएससी में ऐसे सवाल एईडीओ से पूछे जाने लगे हैं, तो हमें एक तैयारी अब स्कीम को लेके ये भी करनी है कि हमें एग्जैक्ट पता हो कि कौन सा स्कीम कब लॉन्च हुआ। और उसको करने के लिए बहुत आसान तो ये होता है कि मैं जो यूजुअली सजेस्ट करता हूँ वो ये कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको स्कीम टाइमलाइन के हिसाब से ही पढ़ना है। राइट, एक चार्ट बनवाइए, आजकल चैट जीपीटी हर चीज है, उसको दीजिए, बोलिए भाई क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो और बस आपको उसी ऑर्डर में पढ़ते रहने का है, उतना से भी याद हो जाएगा। यहाँ पे आपको टाइमलाइन दे दिया गया है, आप एक बार पढ़ लेंगे। प्लस इन स्कीम के बारे में, चूंकि ये स्कीम पुराना हो गया है तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ने की आपको कोई जरूरत है नहीं। अमृत स्कीम अभी भी चल रहा है तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है और इसकी जरूरत नहीं है। राइट, नेक्स्ट है, फिर मैंने आपसे बताया ना स्कीम को लेके, तो देखिए यहाँ पे भी आप उसी वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ। अग्निपथ स्कीम आर्म्ड फोर्सेस के लिए 2022 में लॉन्च हुई है। पीएम मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च हुई है। राइट, और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। वैसे ये तीनों स्टेटमेंट ही सही है। शिशु तरुण और किशोर नाम की उद्यम किससे संबंधित है? बेसिकली उद्यम नहीं, एसोसिएटेड विद इंटरप्राइजेज भी नहीं है, ये बेसिकली शिशु तरुण और किशोर जो है वो लोन की कैटेगरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन की इस वर्डिंग गलत की गई है। आंसर इसका वैसे मुद्रा बैंक कहाँ दिया गया है? ये भी दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, ये वहीं का स्क्रीनशॉट लगाया गया है। आप एक बार ध्यान से इसको पढ़ लेंगे, राइट, आपको पता चल जाएगा। वैसे आप इतना कवर कर लेंगे तो आपको मुद्रा के बारे में अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं। और मुद्रा से रिलेटेड 4 बार सवाल पूछे जा चुके हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि हाल ही में पेश किया गया यूरिया गोल्ड यूरिया को सल्फर के साथ मिलाता है जिससे बर्बादी कम होती है और पौधे द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। दूसरा रीजन दिया गया बेसिकली कि भारत की अनेक मृदाएं अकार्बनिक कार्बन बृहद पोषक तत्वों और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी वाली है। राइट, ये दोनों स्टेटमेंट सही है और आर एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन इस सेंस में करता है कि देखिए यूरिया गोल्ड में आप सल्फर डालते हैं, सल्फर जो है ऑलरेडी एक न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए। राइट, तो वो उस न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी कर रहा है, तो भारत में चूंकि वो न्यूट्रिएंट कम है इसीलिए उसकी सप्लाई कर रहा है। प्लस जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में क्लियरली आपको पता चलेगा कि इंडियन जो सॉइल्स है बेसिकली वो नाइट्रोजन डेफिसिट सॉइल है। ठीक ना, तो आप वहां पे पढ़ सकते हैं। बाकी ये दिया कहाँ पे है? दिया है इकोनॉमिक सर्वे में। कब का इकोनॉमिक सर्वे? 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे में। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एक बार कि सॉइल डिग्रेडेशन डिक्लाइन इन ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट पोजेस सिग्निफिकेंट चैलेंज टू इंडियन एग्रीकल्चर। इसके अलावा इंडियन सॉइल आर डिफिशिएंट इन ऑर्गेनिक कार्बन मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट सच एज बोरन आयरन एंड सल्फर। राइट, recently introduced urea gold combined urea with sulfur minimizing wastage and enhancing plant nutrient uptake। एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन कॉपी करके वहां पे दे दिया गया है। एक और स्कीम के बारे में आपको पढ़ लेना है, पीएम प्रणाम के बारे में। इनाम के बारे में एक सवाल पूछा गया है कि भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि इनाम जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इफिशिएंसी बढ़ाने और मूल्य खोज में सुधार के लिए लॉन्च की गई थी। और दूसरा ये इसके तहत प्रत्येक एपीएमसी को निशुल्क सॉफ्टवेयर और 5 करोड़ का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। ठीक है, एपीएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ठीक ना, कहाँ पे है? इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 पेज नंबर 263 पे देखेंगे। राइट, चैप्टर नंबर जो 9 है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ई नाम स्कीम क्यों शुरू किया गया था, तो इनहांस इफिशियंसी इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इम्प्रूव प्राइस डिस्कवरी। क्या सेम स्टेटमेंट दिया गया है? एग्जैक्टली। राइट, कितना लाख दिया जाता है? 75 लाख दिया जाता है हर एक एपीएमसी को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है,
तो वो 5 करोड़ गलत है। बिहार संकल्प योजना के बारे में एक सवाल पूछा गया था कि संकल्प योजना इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। सही स्टेटमेंट है। इट हैज इंट्रोड्यूस इनोवेटिव प्रोग्राम टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन बिहार। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, यानी स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों सही है। इसका सोर्स क्या है, देखिए ये कहीं दिया हुआ नहीं था, तो एक तरीके से रैंडम क्वेश्चन है और इसीलिए इसका सोर्स मैंने दृष्टि में दिया हुआ था, इसको एक्सप्लेन किया था, मैंने वहां से लगा दिया। अब इसका ये मतलब नहीं कि अब मैं जो भी सोर्स आपको बता रहा हूँ आप जाके फॉलो करिए। आपको जो बेसिक सोर्स फॉलो करना है, स्कीम के लिए पीआईबी पढ़ना पड़ेगा और उसमें भी आपको सारी स्कीम नहीं, जो आपकी करंट की मैगजीन में है, राइट, उस स्कीम को जाइए पीआईबी पे पढ़ लीजिए। ठीक, दूसरा इकोनॉमिक सर्वे और एनसीईआरटी, इसके अलावा बाहर से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना ही से आपका सारा कवर हो जाता है इकोनॉमिक्स का। अब एक दो रैंडम सवाल अगर आ भी जाते हैं तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट में आप ये गारंटी नहीं ले सकते कि हिस्ट्री में 30 सवाल है तो मैं 30 का 30 बना दूं। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी है, हर एक सब्जेक्ट में है। और एक एक क्वेश्चन को फिर चेस करते रहिएगा तो आपकी अपनी प्रिपरेशन गड़बड़ हो जाएगी, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन छूट जाए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन 71 बीपीएससी में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। नंबर 1 कि वर्ष 2021-22 के बाद शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में अधिक वृद्धि हुई है। दूसरा, 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 90% राज्यों में कार्यबल भागीदारी दर राष्ट्रीय औसत 43.7% से नीचे है। स्टेटमेंट 3 कृषि में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी 2017-18 से 2023-24 तक काफी कम हो गई है। ठीक है, कहाँ दिया गया है, देखिए वैसे ये बहुत मुश्किल सवाल दिख रहा होगा कि ये पीरियोडिक, वैसे ये बहुत मुश्किल सवाल लग रहा होगा कि ये पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे पढ़ता कौन है, राइट, लेकिन पढ़ना नहीं था आपको, इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, 24-25 के इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया, अभी वहां पे दिया गया है। पहला तीसरे स्टेटमेंट के बारे में है कि अमंग द 36 स्टेट इन यूनियन टेरिटोरी 12 हैव अ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बिलो द नेशनल एवरेज ऑफ इतना एंड 12 शॉर्टफॉल इतना। ठीक है, यहाँ से हमारा एक स्टेटमेंट पूरा हो जाता है। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन डोमिनेंट एम्प्लॉयमेंट एंड शेयर इज राइजिंग फ्रॉम इतना तो इतना परसेंट, ये स्टेटमेंट भी हमसे पूछा गया है। फीमेल वर्कर इन एग्रीकल्चर हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, इसके बारे में है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हैज बीन राइजिंग फॉर 7 ईयर। ठीक है, ड्रिवन मेनली बाय राइजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल वोमेन, यानी रूरल वोमेन में इंप्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ी है अर्बन के कंपैरिजन में, राइट। यही स्टेटमेंट आपको सेम टू सेम आपसे पूछा गया है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एईडीओ में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सेवा क्षेत्र योगदान में वृद्धि का प्रेरक कारक नहीं है। ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन की वजह से सर्विस सेक्टर ग्रो हो रही है, क्योंकि भारत के प्रोडक्ट दुनिया में भी खरीदे जा रहे हैं, तो डिमांड बाहर बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है सर्विस प्रोडक्शन बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से सर्विस बढ़ेगी। पहले आप ये सोचिए, हाथ से कपड़ा बनता था, मशीन से कपड़ा बनता है, तो मशीन से कपड़ा बनता है तो डिमांड ज्यादा है, ठीक, तो सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन होता है तो अर्बन लेबर फोर्स की जरूरत है, क्योंकि ये सारे के सारे अर्बन और रूरल का डेफिनेशन ही यही होता है भारत में, कि जो रूरल एरिया है वो मुख्य रूप से कृषि कार्यों में लगा है, और वो इलाका जहाँ 75% पुरुष नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे, दैट इज कॉल्ड अर्बन एरिया। तो अर्बनाइजेशन बढ़ता है तो लोग क्या है, नॉन प्राइमरी काम में लगते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग में जुड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से भी सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो डिक्रीज इन कोर इंडस्ट्री हमारा आंसर होगा। नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ कंट्री, आंसर इसका प्राइवेट हाउस होता है। कहाँ दिया गया है, एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 77 पे दिया गया है। अब देखिए बिहार से रिलेटेड जो भी करंट के सवाल पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा ट्रिकी है, राइट। ट्रिकी इस सेंस में है कि उसके लिए आपको 750 पेज की इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़नी है, तो ये एक राहत की बात है। क्यों, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे पूछा गया है, उसका कोई डायरेक्ट लिंकेज इकोनॉमिक सर्वे से नहीं है। वो सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कोई भी मैगजीन में समरी दिया हुआ है उससे काम हो जाता है, राइट। जैसे कि ये पहला है कि फूड क्रॉप के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि सबसे ज्यादा हम क्या बोते हैं, तो सबसे ज्यादा तो हमको पता है चावल, पैडी मतलब चावल, फिर वीट है, फिर मेज है, फिर पल्स है, तो ऑप्शन सी सही है। किसी भी मैगजीन की समरी में मिल जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कोसी मीची लिंक परियोजना के बारे में भी उस समय चर्चा में था, क्योंकि उसे सरकार ने अप्रूव किया हुआ था। ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर था अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। कहाँ दिया गया है, पीआईबी में दिया है, प्लस मैगजीन में भी कवर है, तो पीआईबी बिहार के लिए जरूरी नहीं है कि आप पढ़ें बिहार की स्कीम के लिए। ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेंथ क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, कि इसका वाटर कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है इसके भी बारे में पता होना चाहिए। कोसी की अपनी कोई सब्सिडरी है कि नहीं, कहाँ वो कहाँ से ओरिजिन है उसका,
इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ युवा फ्रेमवर्क बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022, लेकिन ये करंट की मैगजीन में कवर था तो वहां से ये हो जाता। उसी तरीके से बिहार की जीडीपी परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ डाटा है, क्योंकि बिहार में जीडीपी प्रति व्यक्ति जो है जीएसडीपी कितना है, उसका ग्रोथ रेट क्या है, बिहार के जीएसवी में स्थिर मूल्य पे फिक्स प्राइस पे सर्विस सेक्टर का हिस्सेदारी कितनी है, राइट। इसके अलावा सकल अस्थायी पूंजी निर्माण कितना है। ये सारे के सारे डाटा इकोनॉमिक सर्वे में दिए रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैगजीन में ये सारे डाटा कवर होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बिहार इकोनॉमिक सर्वे का चार्ट लगा दिया है, लेकिन आपको बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि स्कीम कहाँ से पढ़ना है और बाकी इकोनॉमिक्स के जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, राइट। मैंने आपको क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए पेज नंबर इकोनॉमिक सर्वे भी बता रखा है, आप वहाँ से जाइए, वहाँ से आप खुद वेरीफाई करिए, राइट। और इसके अलावा अब मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाने वाला हूँ, ताकि 72 बीपीएससी प्री में आपको इकोनॉमिक्स के सवाल नहीं छूटे। हमारा टारगेट ये है कि इकोनॉमिक्स के जो भी सवाल इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जा रहे हैं और देख रहे हैं आप बहुत नंबर में वो सवाल हैं, वो आपसे एक भी नहीं छूटने चाहिए। प्लस स्कीम कैसे पढ़ना है मैंने आपको ये भी बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।